गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सब। चलें तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर आपने पहले सुना होगा, ठीक है, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डाल्टन। ठीक है, डाल्टन्स की अपन बात करते हैं तो डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में क्या थ्योरी दी थी उन्होंने कि एटम जो है, जितनी भी चीज़ें हैं वो एक ही तरह के एटम से मिलकर के बनी हुई हैं। ठीक है, तो डाल्टन ने बोला था कि एटम जो है किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, ठीक है, जिसको अपन फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। 19th सेंचुरी तक ये डेफिनेशंस, ठीक है, पॉपुलर थी कि एटम को अपन फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और एटम जो वर्ड है, क्योंकि जितने भी चीज़ें हैं मैटर से हैं, तो मैटर का सबसे छोटा टाइनी पार्टिकल जो है वो एटम है। तो एटम जो वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से ड्राइव किया वर्ड है एटमो, और एटमो का मतलब होता है इनडिविजिबल, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो स्टार्टिंग में, ठीक है, ऐसा माना जाता था जोहन डाल्टन के थ्रू कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। पर बाद में जैसे जैसे डिस्कवरीज होती चली गई तो फिर बाद में क्या हुआ बेटा, यहाँ पर एटम को सब डिवाइडेड किया गया। एटम जो है उसको सब डिवाइडेड किया गया। और आपको पता है एटम 3 बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं वो आपको पता होगा। तो एटम जो होता है उसके 3 बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो उसी ड्यूरेशंस में जे थॉमसन ने अपनी पॉइंट्स, अपनी थ्योरीज दी थी उस टाइम पर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आई थिंक आपको पता होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। मास को ना तो क्रिएट किए सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, बस एक फॉर्म से अपन क्या कर सकते हैं बेटा, उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड अपन बात करते हैं बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या होता है, इसका मैं एग्जांपल भी आपको बता सकता हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की अपन बात कर रहे हैं, मास को ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय। तो इस केमिकल रिएक्शंस के अंदर टोटल मास क्या होगा, बराबर होगा। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल C+O2 गिव्स टू क्या हो जाएगा बेटा, CO2। C+O2 गिव्स टू CO2। कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 32। तो दोनों को ऐड करोगे तो 44। तो CO2 का मास भी कितना होगा, 44। तो इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नाम से अपन जानते हैं। सेकंड टॉपिक है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस क्या होता है बेटा, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं इन्वायरमेंट में, जितने भी कंपाउंड्स हैं वो एक फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास के थ्रू क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास के थ्रू क्या होती है, कंबाइन होती हैं। ठीक है, जैसे वाट एवर द सोर्स, कोई सा भी सोर्स हो, ठीक है, हमेशा उनका जो रेशो होगा कंपोजिशन का, मिक्स होने का, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर की अपन बात कर रहे हैं बेटा, तो वाटर जो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, हमेशा एक फिक्स रेशो में कंबाइन होगा। आपको पता है वाटर जो होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो कितना होता है। हाइड्रोजन जो होते हैं उसके 2 मास और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में अपन कन्वर्ट करेंगे तो 1:8। जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में कंबाइंड होंगे तो आपका वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, वाट एवर द सोर्स, आप कोई सा भी वाटर का सोर्स ले लो, टैप वाटर ले लो, रिवर वाटर ले लो, ठीक है, इसी तरीके से कहीं कोई सा भी वाटर का सोर्स लो, हमेशा यदि उसके अंदर उस सोर्स में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो 1:8 है, कितना रेशो है, 1:8, तो उस कंडीशन में, ठीक है, आपका क्या फॉर्म होगा बेटा, हमेशा वाटर फॉर्म होगा। तो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन बाय कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास के थ्रू क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं। ठीक है, और उससे वो चीज फॉर्म होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस में क्या होता है बेटा, ये इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, ठीक है, इस रिएक्शंस के अंदर मल्टीपल प्रोपोर्शंस में एक रिएक्टेंट का मास क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं, और बाकी जो एटम्स हैं उसको क्या करते हैं, वेरी करते रहते हैं। तो उससे आपको क्या मिलेगा, अलग अलग कंपाउंड्स मिलेंगे। एक ही जो एलिमेंट है, ठीक है, यदि वो अलग अलग रेशो में कंबाइन होता है तो उससे अलग अलग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीपल प्रोपोर्शंस, जैसे फॉर एग्जांपल N2O, NO2, N2O3,
N2O4। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है अलग अलग रेशो में कंबाइंड हो रहे हैं, और इसमें एक एटम का जो मास होगा वो फिक्स होगा और बाकी एक एटम का क्या करेगा, वेरी करेगा, और वो एक वोल नंबर में, ठीक है, रेशो में क्या होगा, अवेलेबल होगा। तो इसको अपन बोलते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो जोहन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बिहाफ पर अपन डिस्कशन करते हैं, तो जोहन डाल्टन की थ्योरी के बिहाफ पर इसको अपन क्या बोलेंगे, मल्टीपल प्रोपोर्शंस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अपन आगे डिस्कशन करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के बाद। डाल्टन की जो थ्योरी है, ठीक है, उन्होंने यहां पर एक चीज एक्सप्लेन नहीं की। सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रिकल जो चार्ज है, जब ग्लास की रोड को अपन क्या करते हैं, ठीक है, सिल्क जो है, ग्लास की रोड को सिल्क से रब कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं बेटा, सिल्क से रब कर रहे हैं। तो सिल्क से रब करने पर उसका जो चार्ज होता है वो कैसे जनरेट होता है, तो यहां पर एक चार्ज वाली जो प्रॉपर्टीज हैं वो जनरेट होना स्टार्ट हुई। चार्ज वाली जो प्रॉपर्टीज हैं इस जगह पर क्या हुई बेटा, आइडेंटिफाई हुई, और उस प्रॉपर्टीज को अपन कैसे जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से अपन यहां पर ये चीज कैसे हुई, ठीक है, तो उसको अपन देखते हैं कैसे चार्ज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे यहां पर जनरेट हुई। चार्ज की जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर हमें दो चार्जेस के बारे में पता लगा, ठीक है। एक चार्ज होता है पॉजिटिवली चार्ज और सेकंड चार्ज होता है आपका नेगेटिवली चार्ज। तो टू चार्जेस के बारे में हमें पता लगा। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बिहाफ पर एटम जो था वो इंडिविजुअल था, पर फर्दर, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ चार्ज अवेलेबल होगा, ठीक है। जब एटम को रब किया तो उस पर कुछ चार्जेस जनरेट हुआ, तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं उन्हीं के बिहाफ पर हमने एटम्स को के तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में यहाँ रबिंग चार्जेस से पता लगा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन जिस पर कोई चार्ज अवेलेबल नहीं होता है। दिस इज बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई और किस तरीके से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होना स्टार्ट हुई। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपको ये पता है बेटा, ठीक है, जो सेम चार्जेस होते हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये आपको प्रॉपर्टीज पता है। तो यहां पर अपन एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया गया, ठीक है, जिस एक्सपेरिमेंट को अपन बोलते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या हुआ, तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने एक ग्लास की ट्यूब ली। कौन सी ट्यूब ली बेटा, ग्लास की ट्यूब ली, और ये ग्लास की जो ट्यूब है इसके अंदर बेटा मैंने एक वैक्यूम पंप लगाया। कौन सा पंप लगाया, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप इस ग्लास की ट्यूब के अंदर इसलिए लगाया ताकि यहां पर भी कोई भी चीज में गैस क्या करता हूं, फिल करता हूं, तो उसको इवैक्यूएट कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, उसको इवैक्यूएट कर सकता हूं। तो इसलिए मैंने एक वैक्यूम पंप लगाया ताकि अंदर गैस की जो प्रेशर है उसको कंट्रोल किया जा सके। यहां पर हमने दो इलेक्ट्रोड्स लगाए, ठीक है, एनोड जो और कैथोड। एनोड को मैंने बैटरी के कौन से टर्मिनल से कनेक्ट किया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, और कैथोड को मैंने किससे कनेक्ट किया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। इस तरीके से हमने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। हमने किया क्या, बेसिकली हमने ग्लास की ट्यूब ली, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगाए, मेटल्स की दो रोड लगाई, एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा और एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से मैंने कनेक्ट कर दिया। अब देखो बेटा यहां पर क्या किया, नॉर्मल कंडीशंस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना स्टार्ट किया, और इस स्क्रीन गोल्ड जो आपका ग्लास की जो फॉइल है इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, एक मटेरियल की कोटिंग कर दी, ZnS की, फ्लोसेंट मटेरियल की। फ्लोसेंट मटेरियल की मैंने यहाँ पर कोटिंग करी। तो नॉर्मल कंडीशंस पर अपन जब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर कोई ऑब्जर्वेशन नजर नहीं आ रहे। नॉर्मल कंडीशन मतलब रूम टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है आपका, और नॉर्मल वोल्टेज मैंने अप्लाई किया तो कोई भी यहाँ पर विजिबिलिटी नज़र नहीं आई। पर जैसे जैसे मैंने प्रेशर को क्या किया बेटा, रिड्यूस किया, प्रेशर को कितना कर दिया, 10 की पावर -3, और ठीक है वोल्टेज को मैंने बढ़ा दिया हाई वोल्टेज, लगभग 10,000 वोल्टेज।
तो उस कंडीशन पे हम एक रेज जनरेट होना स्टार्ट हुई, ठीक है, जो कहां से जनरेट हो रही थी, कैथोड से जनरेट हो रही थी। एक इनविजिबल रेज जनरेट हुई कैथोड से एनोड की तरफ, और यहां पर क्या होना स्टार्ट हो गया, ग्लो जनरेट होना स्टार्ट हुआ, ग्रीन कलर का ग्लो जनरेट होना स्टार्ट हुआ एनोड की साइड पे। तो इससे कंफर्म हो गया कि कुछ ना कुछ चीज क्या हो रही है, कैथोड से जनरेट हो रही है और वो किसकी तरफ जा रही है, एनोड की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से ZnS फ्लोसेंट जो मटेरियल है वो क्या कर रहा है बेटा, ग्लो कर रहा है। तो मतलब यहां पर कुछ ना कुछ एंटिटी अवेलेबल है जो क्या कर रही है, ग्लो जनरेट कर रही है। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट को इस तरीके से मॉडिफाई किया। देखिए यहाँ पे जो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है इसको मैंने कंप्लीटली इवैक्यूएट कर दिया। कंप्लीटली इवैक्यूएट करने का मतलब क्या होता है, उसमें से सारी की सारी गैस निकाल दी डिस्चार्ज ट्यूब में से। एनोड के पीछे क्या कर दिया बेटा, एक होल जनरेट कर दिया और उसके पीछे एक ZnS फ्लोसेंट मटेरियल की कोटिंग कर दी मैंने, ठीक है, एनोड के बिहाफ पर। तो इस एक्सपेरिमेंट के क्या रिजल्ट नजर आए, तो हमने देखा बेटा, ठीक है, ये हाई वोल्टेज सोर्सेज हैं, ठीक है, और ये आपका ZnS फ्लोसेंट मटेरियल की स्किन है, ठीक है। तो हमने देखा एक हाई वोल्टेज और प्रेशर पे, प्रेशर को रिड्यूस किया 10⁻³ और वोल्टेज को मैंने कितना बढ़ाया, 10,000 वोल्टेज। तो एक स्ट्रेट लाइन में एक रेज जनरेट हुई। कहां से जनरेट हुई, कैथोड से, और कहां पर जा रही है, एनोड की तरफ जा रही है। और ये ऐसी रेज हैं जो इनविजिबल है, आंखों से दिखाई नहीं देती। इतनी स्पीड होती है इसकी, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवलिंग करती है। अब देखो बेटा मैंने क्या किया, इस रेस का कैसे चार्ज पार्टिकल होंगे, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर दो फील्ड लगा दी, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाई और एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई। जैसे ही मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाता हूँ तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर दो प्लेट्स होगी, एक पॉजिटिव प्लेट होगी, एक नेगेटिव प्लेट होगी। तो हमने देखा कि ये जो रेज स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करी तो ये रेज जो है ये किसकी तरफ डाइवर्ट होना स्टार्ट हो गई, ठीक है, किसकी तरफ डाइवर्ट होना स्टार्ट हुई, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ये जो रेज है जो स्ट्रेट लाइन में जा रही थी पहले, अब कैसी होना स्टार्ट हो गई, ये डाइवर्ट हो गई पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये कैसे चार्ज पार्टिकल होंगी बेटा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगी। मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि सेम चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो कंफर्म हो गया ये तो चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, और ये कैसी होनी चाहिए, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होगी। तो ये दिस इज द बेस्ट, यहां से इस एक्सपेरिमेंट से कंफर्म हो गया कि ये जो चार्ज पार्टिकल जनरेट हो रहा है, यहां पर जो रेज जनरेट हो रही हैं वो कैसे चार्ज पार्टिकल्स हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब देखो यहां पर एक और चीज पता लगी हमें, और इसी कैथोड रेज को हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसी को, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। यहां पे अपन बात कर रहे हैं अलग अलग नेचर ऑफ गैस की अपन बात कर रहे हैं, तो ये इंडिपेंडेंट होती है। मैंने क्या किया, अलग अलग गैस को फिल किया। मैंने इसी एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया। मैंने गैस इवैक्यूएट कर दी, बाहर निकाल दी, इसमें गैस भर करके देखी, तो सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देखा तो हमें देखने को मिला कि यहाँ पर, ठीक है, कि अलग अलग गैस आप फिल कर रहे हो तब भी कैथोड रेज एज इट इज जनरेट हो रही है। तो इससे कंफर्म हो गया कि कैथोड रेज जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के मटेरियल को चेंज कर दो अलग अलग मेटल के, तब भी सेम ऑब्जर्वेशन नजर आ रहे हैं। नेचर ऑफ गैस, गैस को अलग अलग चेंज कर दो तब भी सेम ऑब्जर्वेशन नजर आ। तो फाइनली कंक्लूड हो गया कि ये जो रेज हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, और इन्हीं चार्ज पार्टिकल्स को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और ये नाम, इलेक्ट्रॉन का जो नाम है वो किसने दिया, स्टोनी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये नाम दिया। अब बात कर रहे हैं ये रेज किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो जे थॉमसन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इस रेज के डिस्कवरी में। इन्होंने ये जो रेज डिफ्लेक्टेड हो रही हैं, ठीक है, अलग अलग जैसे प्लेट लगा रहे हैं तो ये रेज क्या हो रही है, डिफ्लेक्टेड हो रही है। स्ट्रेट लाइन में जा रही थी अब डिफ्लेक्टेड हो रही है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मास के ऊपर। कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ ना कुछ चार्ज होगा, और कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ। यदि इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो और ज्यादा क्या होगा इसके अंदर, ठीक है, अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा। तो इसी चीज को अप्लाई करके जे थॉमसन ने क्या किया, दो चीजों को, ठीक है, यहां पर एक पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फोर्स, इसको लगा करके उन्होंने एक वैल्यू को कैलकुलेट किए दिया, E/m चार्ज टू मास रेशो।
इसी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज टू मास रेशियो। इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1.75 × 10⁻11 कूलाम पर केजी। तो यहां से जे थॉमसन ने ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और एम का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि आपको ये पता है, यदि आपको स्पेसिफिक चार्ज पता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पता है, तो आप मास फाइंड आउट कर सकते हो। तो जस्ट अपन एक सेकंड में डिस्कस करते हैं। तो इसी एक्सपेरिमेंट को फर्दर यहां पर एक और साइंटिस्ट आया जिसको बोलते हैं अपन मिलिकन। मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। क्या किया बेटा, मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में ऑयल की ड्रॉप्स यहां से क्या हुई, ठीक है, गिरती हुई नजर आई। यहां पर एक प्लेट लगा दी, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, इसके अंदर गैस फिल कर दी। अब यहां पर एक एक्सरे का सोर्स लगा है। एक्सरे का सोर्स क्या होता है, एक्सरे एक तरह का रेडिएशन होता है। जब किसी भी एटम पर गिरता है तो वो उसमें से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स निकाल देता है। तो यहां पर क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड हो गए। अब इस एक्सपेरिमेंट में ऑयल की ड्रॉप एक एक ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरती गई। तो यहां पर दो फील्ड लगाई, यहां पर एक पॉजिटिव फील्ड, यहां पर नेगेटिव फील्ड है। तो हमने क्या किया, इस ऑयल की ड्रॉप्स को बीच में स्टैटिक कर दिया। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन की जो ऑयल की ड्रॉप है वो नीचे आ रही है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, चिपक गए। अब इलेक्ट्रॉन चिपक गए तो ऊपर की तरफ मैंने क्या कर दी, पॉजिटिव प्लेट लगाई, नीचे की नेगेटिव प्लेट लगाई, क्योंकि ऑयल की ड्रॉप पर दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटी। इसका इस्तेमाल करके हमने इस ऑयल की ड्रॉप्स को बीच में स्टैटिक कर दिया, रोक दिया, और हमने चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करी। हमने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके फाइनली इलेक्ट्रॉन पर एक चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करी, और उस वैल्यू की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। मतलब इतनी छोटी वैल्यू प्रिसाइज निकाली गई और बार बार वो हर ड्रॉप्स पर क्या आ रही थी, ये आ रही थी। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। तो बस फाइनली क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट हो गया। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलाम। और जे थॉमसन ने दिया था इस चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू कितनी दी थी, 1.7 × 10⁻11 कूलाम पर केजी। तो आप यहां से मास कैलकुलेट कर सकते हो, चार्ज की वैल्यू पुट करिए आपने, ठीक है, तो मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का फाइनली मास कैलकुलेट होकर के आ गया। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। देखो कितना छोटा मास है, बहुत ही छोटा मास है, 10⁻31, मतलब 0.00 कितनी बार, 31 टाइम्स। इतना छोटा मास होता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। आ रही बात समझ में। तो आगे अपन डिस्कशन करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आप इसको रिवाइज करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।